Good afternoon, all of you. In last practical, we discussed the experiment number 38 to evaluate and submit granules ready for a compression of 20 paracetamol tablet IP. Now we discuss the next practical, that is the experiment number 39 to evaluate the given tablet as per IP standard. So in which we discuss the first, that is the evaluation of tablet, in which there are two types evaluation of tablet. First is non-official test and second is official test. In official test, first is a dimension, हार्डनेस टेस्ट एंड फ्राइबिलिटी टेस्ट. यहाँ पर हमें इवेल्युएट करना है टैबलेट्स का. तो इसमें इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट्स में क्या बताया है कि टू वेज होती है इवेल्युएट करने के लिए. फर्स्ट इज ऑफिशियल टेस्ट एंड सेकंड इज अनऑफिशियल टेस्ट. तो दोनों हमें यहाँ पर निकालना है, इवेल्युएट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट इज अ नॉन ऑफिशियल टेस्ट. उसमें आता है डायमेंशन, हार्डनेस टेस्ट एंड फ्राइबिलिटी टेस्ट. नॉन ऑफिशियल टेस्ट में थ्री टाइप्स आते हैं. फर्स्ट इज अ डायमेंशन, सेकंड इज अ हार्डनेस टेस्ट एंड थर्ड इज अ फ्राइबिलिटी टेस्ट. देन सेकंड इज अ ऑफिशियल टेस्ट. ऑफिशियल टेस्ट में कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट यहाँ पर हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट के. देन यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, यहाँ पर टैबलेट का वेट लेना पड़ेगा. देन यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट. देन सेकंड इज अ डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एंड डिसोल्यूशन टेस्ट. तो ऑफिशियल टेस्ट में हमें क्या क्या परफॉर्म करना है? कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, देन सेकंड इज अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, थर्ड इज अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, disintegration test and dissolution test. So now we discuss the stepwise procedure of non-official test. First is a dimension. With the help of vernier caliper, find out the thickness and diameter of the 10 tablet. ठीक है, डायमेंशन हम डिटरमाइन करने के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज़ करेंगे. यहाँ पर वो यूज़ करके हम उसकी थिकनेस और डायमीटर दोनों हम डिटरमाइन कर सकते. तो डायमेंशन निकालने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? वर्नियर कैलिपर में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. उसकी वजह से हम थिकनेस एंड डायमीटर दोनों टैबलेट की निकाल सकते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट इज अ नॉन ऑफिशियल टेस्ट, दैट इज द हार्डनेस. प्लेस द टैबलेट बिटवीन अ टू जॉ ऑफ प्लेस द टैबलेट बिटवीन द जॉ ऑफ मोनसैंटो हार्डनेस टेस्टर. ठीक है, हार्डनेस निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमें मोनसैंटो हार्डनेस टेस्टर का यूज़ करना है. मोनसैंटो हार्डनेस एक हार्डनेस डिटरमाइन करने का एक इंस्ट्रूमेंट है. तो इसमें जो जॉ होती है तो उसके बीच में यहाँ पर हमें टैबलेट प्लेस करना है. देन स्लोली गो ऑन अ रोटेटिंग द स्क्रू अंटिल द टैबलेट ब्रेक्स. ये तब तक हमें स्लोली रोटेट करना है स्क्रू को उसके, जब तक टैबलेट ब्रेक नहीं हो जाती तब तक. नोट डाउन द रीडिंग इज टर्म ऑफ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मेक द रिकॉर्डिंग ऑफ 5 टैबलेट्स. द हार्डनेस शुड बी मोर देन 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो हार्डनेस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मोनसैंटो हार्डनेस टेस्टर चाहिए. उसके जॉ में हम टैबलेट प्लेस करेंगे और स्लोली रोटेट करेंगे जब तक वो टैबलेट ब्रेक नहीं हो जाती तब तक. ठीक है. देन हमें रीडिंग नोट डाउन करना है. वो रीडिंग हम किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से लेंगे. एंड जो उसमें की जो 5 टैबलेट्स है उसका वेट यानी कि उसकी जो हार्डनेस है वो 4 किलोग्राम के ऊपर ही होनी चाहिए. 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर ही होनी चाहिए. नोट क्या है? नोट डाउन द रीडिंग इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मेक द रिकॉर्डिंग ऑफ 5 टैबलेट्स. 5 टैबलेट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है और जो हार्डनेस है वो मोर देन 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर नहीं होनी चाहिए. ये हो गया हमारा हार्डनेस. देन नेक्स्ट इज अ फ्राइबिलिटी टेस्टर. Next is a friability test. Weigh 20 tablets and place in a friabilitor. Run the friabilitor for 4 minutes at a 25
rotation per minute or 100 rotations. Again weigh the tablet and calculate the percentage loss in a weight. ठीक है, फ्राइबिलिटी टेस्ट में क्या करना है, हमें फर्स्ट हमें जो हम टैबलेट प्लेस करने वाले हैं उसका हम वेट करेंगे, 10 टैबलेट्स या फिर 20 टैबलेट्स का हम वेट करेंगे. देन उसके बाद फ्राइबिलिटर में डालेंगे और उसका जो रोटेशन स्पीड है वो हम 25 रोटेशनल स्पीड करेंगे पर मिनट का, यानी कि पर मिनट पे वो 25 बार ही रोटेट होगा. ठीक है, तो उसकी स्पीड हम 25 रोटेशंस कर देंगे पर मिनट के लिए. और देन उसके बाद अगेन वे करेंगे टैबलेट का. देन वो जो 1 मिनट का जो समय है वो जो 4 मिनट तक हम फ्राइबिलिटर चलाएंगे, रन करेंगे. देन उसके बाद स्टॉप करके हम अगेन वो जो टैबलेट्स है वो वे करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज लॉस इन अ वेट. वो कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे, बाद में ऑब्जर्वेशन टेबल में दिया हुआ है और आपको थ्योरी में भी हुआ है. तो फ्राइबिलिटी इज़ ईजी. फ्राइबिलिटी में हम क्या करेंगे, 20 टैबलेट्स लेंगे, फर्स्टली उसे वे करेंगे, वे करने के बाद फ्राइबिलिटर में डालेंगे फॉर 4 मिनट्स के लिए, 25 रोटेशंस उसका रहेगा पर मिनट का. देन उसके बाद अगेन हमें वेट करेंगे, वेट करने के बाद जो कुछ भी लॉस हुआ वो हम एज परसेंटेज करके उसका डिटरमाइन करेंगे, उसका वेट डिटरमाइन करेंगे. ये होगा हमारा फ्राइबिलिटी टेस्ट. देन सेकंड इज यहाँ पर हमारी कंप्लीट होगा हमारा नॉन ऑफिशियल टेस्ट, और यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा ऑफिशियल टेस्ट एज पर आईपी. आईपी की वजह से आईपी के अंडर ये ऑफिशियल टेस्ट हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे. फर्स्ट इज अ डिसइंटीग्रेशन टेस्ट. प्लेस 6 टैबलेट्स इनटू अ ईच ट्यूब एंड एड अ डिस्क टू ईच ट्यूब. ठीक है, ये जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है वो डिसइंटीग्रेटर एपरेटस रहता है एक, वहाँ पर हमें क्या करना है, 6 टैबलेट्स लेनी है. 6 टैबलेट्स हमें एक एक करके पूरे डिस्क में, यानी कि वो ट्यूब जो रहती है, एक टेस्ट ट्यूब जो रहती है वहाँ पर हमें प्लेस करना है और उसके बाद वो क्लोज करना है विथ द हेल्प ऑफ डिस्क के साथ. देन सस्पेंड द असेंबली in a beaker containing the specified liquid and operate the apparatus for a specified time. ठीक है, देन उसके बाद वो असेंबली पूरा सेटअप करना है. देन बीकर कंटेनिंग अ स्पेसिफाइड लिक्विड, उसके पास जो बीकर है वहाँ पर स्पेसिफाइड लिक्विड डालना है, यानी कि वाटर डालना है. देन ऑपरेट द apparatus फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफाइड टाइम के लिए वो apparatus स्टार्ट करना है. देन उसके बाद the tablets pass the test if all them have a disintegrate. जब वो टैबलेट पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी तब वो टेस्ट हमारी पास हो जाएगी. ठीक है, तो ये होगा हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट. तो पर्टिकुलर टैबलेट के लिए कितना टाइम लगेगा डिसइंटीग्रेट होने के लिए ये हम देखेंगे. तो फर्स्ट इज अ ओरल अनकोटेड टैबलेट्स, दैट इज़ द 15 मिनट्स उसका टाइम लिमिट रहेगा जब हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करेंगे. अगर हमारी ओरल अनकोटेड टैबलेट रहेगी तो उसको डिसइंटीग्रेट होने के लिए 15 मिनट्स लगेंगे. अगर उसके अबाव होगा 15% या फिर 20 मिनट्स तो वो हमारी टेस्ट पास नहीं होगी. ठीक है, तो उसकी टाइम लिमिट है 15 मिनट्स तक. 15 मिनट्स के अंदर वो ओरल अनकोटेड टैबलेट्स डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए. अगर नहीं हुई तो वो हमारी टेस्ट फेल हो गई. ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ फिल्म कोटेड टैबलेट, उसकी टाइम लिमिट है 30 मिनट्स. देन शुगर कोटेड टैबलेट्स उसकी टाइम है 60 मिनट्स. देन सोल्यूबल टैबलेट उसका टाइम है 3 मिनट्स. इफरवेसेंट टैबलेट 5 मिनट्स एंड एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स इन एसिडिक मीडियम pH इज 1 to 1.2. एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो होती है उसका एसिडिक pH होता है 1.2 का, तो डिसइंटीग्रेट होने के लिए उसको टाइम लगेगा 120 मिनट्स. ठीक है, देन इन फॉस्फेट बफर उसका pH होगा 6.8, तो मस्ट बी डिसइंटीग्रेट विद इन 60 मिनट, वो 60 मिनट में डिसइंटीग्रेट हो जाएगी. ये हो गया हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट. देन सेकंड है इज अ uniformity of weight. Weigh 20 tablets selected at a random and calculate the average weight. ठीक है,
यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट में क्या करेंगे, हम 20 टैबलेट्स लेंगे, उसका वे करेंगे, वे करने के बाद एवरेज वेट उसका निकालेंगे। एवरेज वेट कैसे निकालेंगे, 20 टैबलेट्स डिवाइडेड बाय 20 टैबलेट्स का वेट डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो हो गया हमारा एवरेज वेट, ठीक है। नॉट मोर देन 2 ऑफ द इंडिविजुअल वेट डिराइव फ्रॉम द average weight by more than the percentage shown in the following table and none derivative deviates by more than twice the percentage, ठीक है। तो एवरेज वेट ऑफ टैबलेट अगर 80 mg और लेस अगर हुई तो उसका परसेंटेज डेविएशन रहेगा 10, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अ मोर देन 80 mg बट लेस देन 250 mg। अगर एक टैबलेट है उसका यानी कि एवरेज वेट रहेगा 80 mg बट नॉट लेस देन 250 mg, उसका परसेंटेज डेविएशन रहेगा 7.5। देन नेक्स्ट इज अ 250 mg और मोर, उसका परसेंटेज डेविएशन रहेगा 5। ये हुई हमारी यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। देन नेक्स्ट इज अ ऑब्जर्वेशन एंड इवेल्युएशन। यहाँ पर हमारी ये टेस्ट पूरी कंप्लीट हो गई, ऑफिशियल टेस्ट एज पर द IP। Now we discuss the observation and evaluation of this test. First we discuss the non-official test, that is the in which we discuss the first, that is the dimension. Now we discuss the observation and evaluation of dimension. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टैबलेट्स, यहाँ पर हमें 10 टैबलेट्स लेने हैं। देन उसके बाद डायमीटर इन mm, ठीक है। देन थिकनेस इन mm। डायमेंशन में हमें थिकनेस एंड डायमीटर दोनों भी डिटरमाइन किया था विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो जो 10 टैबलेट्स का थिकनेस और डायमीटर है यहाँ पर हमें राइट डाउन करना है। देन रिजल्ट में क्या बताया, द डायमीटर वॉज फाउंड टू बी 11.4 mm, द थिकनेस वॉज फाउंड टू बी 3.9 mm, ठीक है। तो ये जो डायमीटर है वो फाउंड हो गई हमारी, फॉर एग्जांपल 11.4 mm यानी कितनी, जो डायमीटर पूरी 10 टैबलेट्स की दी है तो 10 टैबलेट्स प्लस यानी कि ये पूरा का एडिशन करना है, इनका जो डायमीटर है पूरी 10 टैबलेट की एडिशन करना है और डिवाइडेड बाय 10 करना है। जो कुछ भी वैल्यू आ गई वो हो गई हमारी डायमीटर, यानी कि मीन डायमीटर हम निकालेंगे। देन थिकनेस भी वैसे ही पूरी की एडिशन करना है और डिवाइडेड बाय 10, जो कुछ भी निकलेगा वो होगी हमारी थिकनेस। ये हो गया हमारा डायमेंशन। देन सेकंड इज अ डायमेंशन, दैट इज द नंबर ऑफ टैबलेट्स, 5 टैबलेट्स लिए यहाँ पर, एंड हार्डनेस इन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हार्डनेस यहाँ पर निकालनी है हमने। हार्डनेस कैसे निकाली, मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर के साथ हमने हार्डनेस निकाली। तो यहाँ पर वैल्यू पुट डाउन करनी है। देन नेक्स्ट इज अ फ्रायबिलिटी, वेट ऑफ 20 टैबलेट्स, दैट इज द x। फ्रायबिलिटी में क्या करना है, ऑब्जर्वेशन एंड इवेल्युएशन में वेट ऑफ 20 टैबलेट का वे करना है, उसे हम बोलेंगे x ग्राम। देन वेट ऑफ टैबलेट आफ्टर टेस्ट, जब हम टेस्ट करेंगे उसके बाद जो 4 मिनट्स के बाद जो वेट करेंगे उसका वो हो गया हमारा y, यानी कि आफ्टर टेस्ट के बाद जो कुछ भी 20 टैबलेट्स का टेस्ट होगा वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, वो हो गया हमारा y। देन लॉस इन वेट हमें डिटरमाइन करना है, दैट इज़ द x माइनस y। जो बिफोर यानी कि जो टेस्ट के पहले जो वेट था वो और जो टेस्ट के बाद जो वेट है वो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो कुछ भी निकलेगा वो हमारा हम यहाँ पर लिखेंगे। देन परसेंटेज लॉस इन वेट का फार्मूला है x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x इंटू 100। x माइनस वाई हमारा निकला है 0.09 डिवाइडेड बाय x यानी 15 ग्राम यहाँ पर टैबलेट्स का वेट बताया, तो 15 ग्राम हम यहाँ पर लेंगे इंटू 100 इक्वल्स हो गया हमारा 0.6%। तो ये परसेंटेज लॉस हमारा फ्रायबिलिटी में कितना हुआ है, 0.6% यहाँ पर टैबलेट का परसेंटेज हुआ। तो इसकी लिमिट है लेस दैन 1% वेट बाय वेट। तो जो फ्रायबिलिटी की लिमिट है तो 1% के बिलो होनी चाहिए, 1% के अगर ऊपर गई तो वो टेस्ट वो फेल हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अ ऑफिशियल टेस्ट
डिसइंटीग्रेशन टाइम, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट इज़ 15 मिनट्स, जो मैक्सिमम लिमिट होती है डिसइंटीग्रेशन टाइम की, यानी कि डिसइंटीग्रेशन करने की, वो 15 मिनट्स होती है। देन रिजल्ट, द टैबलेट्स पासेस और फेल द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। देन यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, 20 टैबलेट्स लेना है यहाँ पर, वेट इन ग्राम्स। देन पूरे 20 टैबलेट्स का वेट यहाँ पर लिखना है। देन उसके बाद एवरेज वेट निकालना है। एवरेज वेट यानी क्या, वेट ऑफ 20 टैबलेट्स डिवाइडेड बाय 20, जो कुछ भी वेट है 20 टैबलेट्स का उसकी एडिशन करनी है, देन डिवाइडेड बाय 20 करना है, जो कुछ भी वैल्यू आ गई वो हो गया हमारा एवरेज वेट। देन लिमिट यहाँ पर दी है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ये जो लोअर लिमिट यानी ये 20 टैबलेट्स में सबसे कम वेट किसका है वो हम डिटरमाइन करेंगे, और अपर लिमिट यानी सबसे ज़्यादा वेट किसका है वो हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। आपको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट में आपको पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 39 टू evaluate the given tablet as per the IP standard. Now we discuss the next, that is the experiment number 40 to prepare, evaluate and submit 2 ampoules, each contain a 10 ml sterile water for injection, in which we discuss the first, that is the introduction to preparation involving sterilization, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। परसेंटेज डोजेस फॉर्म आर स्टेराइल प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन, इन्फ्यूजन और इम्प्लांटेशन इनटू द बॉडी। जो पैरेंटल डोजेस फॉर्म होते हैं वो स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं। आप सबको पता है कि जो पैरेंटल डोजेस फॉर्म होते हैं वो स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं, उनमें कोई भी पायरोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता, वो पूरी तरह से स्टेराइल प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हम बॉडी में बाय द इंजेक्शन, इन्फ्यूजन या फिर इम्प्लांटेशन के साथ, ठीक है। देन these are administered by injection under or through one or more layers of the skin or mucous membrane। ये हम administer करते हैं इन बॉडी में by the injection के साथ, और under a one or more layer of skin और mucous membrane में हम यहाँ ये एडमिनिस्टर करते, इंट्रोड्यूस करते पैरेंटल प्रिपरेशन। पैरेंटल प्रिपरेशन क्या है, एक स्टेराइल प्रोडक्ट है, ठीक है। पैरेंटल प्रिपरेशन क्या है, एक ऐसे डोजेस फॉर्म है कि वो स्टेराइल प्रोडक्ट रहते हैं, वो फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन के साथ फ्री फ्रॉम रहते हैं, और वो एडमिनिस्टर्ड होते हैं इंजेक्शन से, बाय द इंजेक्शन से, इन्फ्यूजन से या फिर इम्प्लांटेशन से, ठीक है। और जो इंजेक्शन होते हैं वो अंडर यानी कि एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अंडर और थ्रू वन और मोर लेयर ऑफ स्किन। वन और मोर लेयर के अंदर हम स्किन के अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, या तो फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। देन पैरेंटल प्रिपरेशन आर क्लासिफाइड एज सॉल्यूशन और इमल्शंस विथ एडिटिव्स। Then second is a solution emulsion without additives. Then next is a liquid concentrate. Then suspension not for IV and spinal column, and dry solid for reconstitutions. Then we discuss the first, that is the parenteral dosage form must possess the following characteristics. ये जो parenteral dosage form है उसकी characteristics क्या है वो हम देखेंगे। First is a फ्रीडम फ्रॉम लिविंग माइक्रोब्स। फ्रीडम फ्रॉम लिविंग माइक्रोब्स यानी कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी कि वो फ्री फ्रॉम रहेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो फ्री फ्रॉम रहेगा। कुछ भी जो पैरेंटल प्रिपरेशन है वो फ्री फ्रॉम रहेगा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। देन फ्रीडम फ्रॉम माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स सच एज टॉक्सिन्स, पायरोजन्स, ठीक है। वैसे ही अदर टॉक्सिन या फिर पायरोजन प्रोडक्ट हो गए उसके साथ भी वो फ्री फ्रॉम रहेगा, यानी कि
वो जो पैरेंटल प्रिपरेशन है वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, टॉक्सिन भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, पायरोजन भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो फ्री फ्रॉम दिस मटेरियल. देन नेक्स्ट इज अ फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल contaminants such as particulate matters, fibers, cellulose, glass, rubber, metal, plastic particle, अनडिजॉल्व केमिकल्स, रस्ट एक्सेट्रा. ठीक है, वो फिजिकल कॉन्टेमिनेशन के साथ भी फ्री फ्रॉम रहेगा, फ्रीडम रहेगी उसकी फ्रॉम फिजिकल कॉन्टेमिनेशन के साथ. और पर्टिकुलर मैटर्स हो गए, फाइबर्स हो गए, सेलुलोज हो गए, ग्लास हो गए, रबर हो गए, मेटल हो गए, प्लास्टिक हो गया, या फिर कोई केमिकल्स, रस्ट हो गए, इसके वजह से जो कंटामिनेशन स्प्रेड होता है तो इससे वो फ्री फ्रॉम रहेगा, इससे वो दूर रहेगा, उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं रहेगा ये फिजिकल कंटामिनेशन में. ठीक है. देन नेक्स्ट इज अ फ्रीडम फ्रॉम केमिकल कंटामिनेंट्स, वो फ्री फ्रॉम रहेगा केमिकल कंटामिनेंट्स के साथ. देन पैरेंटल शुड बी न्यूट्रल इन पीएच, जो पैरेंटल सॉल्यूशन हम बनाएंगे वो न्यूट्रल पीएच रहेगा उसका. देन नेक्स्ट इज अ फार्मूलेशन ऑफ पैरेंटल डोजेस फॉर्म, मेडिकामेंट, व्हीकल एंड एडिटिव. जो फॉर्मूलेशन चाहिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैरेंटल डोजेस फॉर्म के लिए वो रहेगा मेडिकामेंट, सेकंड इज अ व्हीकल एंड थर्ड इज अ एडिटिव्स. देन नेक्स्ट इज अ प्राइमरी कंसिडरेशन इन अ सिलेक्शन ऑफ व्हीकल. फर्स्ट इज अ स्टेबिलिटी, देन सेकंड इज जो हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका प्राइमरी कंसिडरेशन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट उसका कंसिडरेशन रहेगा स्टेबिलिटी, वो स्टेबल रहना चाहिए. देन सेकंड इज अ स्टोलेबिलिटी एंड थर्ड इज अ सेफ्टी, दैट इज द ग्रास अप्रूवल, जनरली रिगार्डेड एज अ सेफ. ठीक है, ग्रास अप्रूवल यानी जनरली रिगार्डेड एज अ सेफ. सेफ्टी वहाँ व्हीकल की मस्ट है. Then we discuss the types of vehicle. First is a aqueous vehicle, second is a water miscible vehicle and third is a non-aqueous vehicle. Then first is a aqueous vehicle in which water for injection and sterile water for injection यहाँ पर हम aqueous vehicle में use करेंगे. Then second is a water miscible vehicle in which polyethylene glycol, ethylene glycol, प्रोपिलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन एक्सेट्रा वाटर मिसिबल व्हीकल में हम कौन से यूज़ करेंगे, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, देन इथिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलिन ग्लाइकॉल, देन ग्लिसरीन. एंड नेक्स्ट इज अ नॉन एक्वस व्हीकल, देन फिक्स ऑयल, that is the corn oil, cotton seed oil, sesame oil etc. Then ethylene oleate. नॉन एक्वस व्हीकल में हम फिक्स ऑयल एंड इथिलीन ओलिएट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे. देन फर्स्ट इज अ एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स. फॉर एग्जाम्पल क्लोरोक्रिसॉल 0.1% weight by volume. Then phenyl mercuric nitrate 0.001% weight by volume. Then phenyl mercuric acetate 0.001% weight by volume. ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव एडिटिव्स कौन से हम यूज़ करेंगे, क्लोरोक्रिसॉल, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट एक्सेट्रा यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर प्रिजर्वेटिव के लिए. देन नेक्स्ट इज अ एंटीऑक्सीडेंट, उसका एग्जांपल है सोडियम मेटाबाइसल्फेट, देन टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, देन ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन. यहाँ पर हम ये एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे. देन नेक्स्ट इज अ चिलेटिंग एजेंट, दैट इज द EDTA, इथिलीन डाइएसिटेट टेट्राएसिटिक एसिड. देन नेक्स्ट इज अ बफरिंग एजेंट, बफरिंग एजेंट का एग्जांपल है एसिटेट बफर, सिट्रेट बफर, फॉस्फेट बफर एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट इज अ आइसोटोनिसिटी कंट्रीब्यूटर, example sodium chloride and dextrose. Then next is a weighting agent, twin AT and sorbitan triolate. Then next is a suspending agent, polyvinyl pyrrolidone and acacia. Then next is a emulsifying agent,
लेसिथिन एंड लास्ट इज अ विस्कोसिटी कंट्रीब्यूटर, फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन। ठीक है, विस्कोसिटी के लिए हम ग्लिसरीन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज अ कंटेनर। नेक्स्ट इज अ कंटेनर। सो आइडियल प्रॉपर्टीज फॉर कंटेनर, इंजेक्टेबल कंटेनर। फर्स्ट इज अ सफिशिएंट ट्रांसपेरेंट, वो जो कंटेनर होगा वो सफिशिएंट ट्रांसपेरेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ है। देन नेक्स्ट इज अ मेंटेन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ड्यूरिंग अ स्टोरेज, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेंटेन करनी चाहिए ड्यूरिंग अ स्टोरेज। देन नॉन परमिएबल एंड यील्ड नो फॉरेन सब्सटेंसेस इनटू प्रिपरेशन। नॉन परमिएबल एंड फॉरेन सब्सटेंसेस प्रिपरेशन जो है, सॉरी, injections are supplied in a single dose container, that is the ampoules, and multiple dose container, that is the vials। जो इंजेक्शन है वो सप्लाइड करते हैं सिंगल डोज कंटेनर में एंड मल्टी डोज कंटेनर में। तो सिंगल डोज कंटेनर दैट इज़ द एम्पूल्स एंड मल्टी डोज कंटेनर दैट इज़ द वायल्स। Single dose container may be useful for all injections, preparations, administration at a one time with a volume 1 ml और more। जो सिंगल डोज कंटेनर होते हैं वो ज़्यादातर यूज़फुल होते हैं ऑल इंजेक्शंस में। ऑल इंजेक्शन प्रिपरेशन में सिंगल डोज कंटेनर ज़्यादातर प्रीफर्ड करते हैं या फिर यूज़फुल करते हैं। ठीक है, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एट अ वन टाइम विथ वॉल्यूम 1 ml और मोर, वो वन टाइम एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सिंगल डोज यूज़ करते हैं। इसमें वॉल्यूम रहता है 1 ml सोल्यूशन। ठीक है, देन मल्टीपल डोज कंटेनर परमिट द विड्रॉल ऑफ सिंगल डोज बाय स्टेराइल सिरिंज विदाउट अफेक्टिंग अ क्वालिटी ऑफ अ रिमेनिंग सोल्यूशन। मल्टी डोज कंटेनर यानी कि वायल्स हो गए। वायल्स में हम मल्टीपल टाइप हम वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं डोजेस। ठीक है, तो वो डोज विड्रॉ करने के लिए सिरिंज यानी कि स्टेराइल सिरिंज का हम यूज़ करते हैं विदाउट, जब हम वो यूज़ करते हैं मल्टीपल डोज कंटेनर का, तो उसकी जो क्वालिटी रहती है उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं करता है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी रहती है वो सेम एज रहती है फर्स्ट डोज में या तो फिर सेकंड डोज में या तो फिर लास्ट डोज में, उसकी जो क्वालिटी रहती है वो सेम एज रहेगी। ये हो गया हमारा कंटेनर। देन नेक्स्ट इज़ अ क्लोजर्स। ये सब कुछ आपको थ्योरी पोर्शन में दिया हुआ है, जस्ट हम ओवरऑल कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इज अ क्लोजर्स। वायल्स और बॉटल्स आर फिटेड विथ अ सुटेबल क्लोजर्स विच इंश्योर अ गुड seal, prevent entry of microorganism and other contaminants, and usually permits the withdrawal of part or the whole of the content of the container। ठीक है, जो क्लोजर्स रहते हैं जैसे कि वायल्स और बॉटल्स हो गए, ये फिटेड रहते हैं सुटेबल क्लोजर्स के साथ। ठीक है, क्लोजर्स यानी क्या, जो वायल्स और बॉटल्स रहते हैं वो हम क्लोजर के साथ फिट करेंगे तो फिर कॉर्क करेंगे। देन विच इज़ इंश्योर्ड अ गुड सील, यानी कि वो इंश्योर करेगा गुड सील। देन प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर कॉन्टेमिनेंट्स एंड यूजुअली रहेगा परमिट द विड्रॉल ऑफ पार्ट और अ होल ऑफ द कंटेंट ऑफ द कंटेनर। देन रबर इज अ मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर अ क्लोजर फॉर मल्टीपल डोज वायल्स। रबर जो है रबर क्लोज़र हमने देखा, तो ये जो रबर क्लोज़र रहता है वो मटेरियल चॉइस होता है, यानी कि मल्टीपल डोज वायल्स के साथ वो रबर क्लोज़र ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। देन इंट्रावेनस फ्लूइड बॉटल्स, रबर क्लोज़र परमिट द इंट्रोडक्शन ऑफ नीडल फ्रॉम अ hypodermic syringe into a multiple dose vial and provide for a रिजलिंग ऑफ द वायल आफ्टर अ नीडल इज़ विड्रॉल। ठीक है, जो रबर क्लोज़र होते हैं वो परमिट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नीडल, यानी कि नीडल का इंट्रोडक्शन होता है रबर क्लोज़र में, और हाइपोडर्मिक सिरिंज इनटू अ मल्टीपल डोज वायल्स, और हाइपोडर्मिक सिरिंज भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस होगी मल्टीपल डोज वायल्स के साथ एंड प्रोवाइड करेगा रीजनल ऑफ वायल्स आफ्टर अ नीडल इज विड्रॉल। ठीक है, रबर क्लोजर इज हेल्ड इन अ पोजिशन बाय एल्यूमिनियम सील
When antimicrobial preservatives is used, the closure should be placed in a solution of preservatives. ये हो गया हमारा closures. Then next is the sealing of ampoules. Ampoules are sealed by melting a portion of a glass neck. Two types of seals are employed normally, that is the tip seal and pool seal. ठीक है, सीलिंग ऑफ एम्पूल्स, एम्पूल का यहाँ पर सील किया जाता है बाय मेल्टिंग अ पोर्शन ऑफ ग्लास नेक. जो ग्लास नेक रहता है, ग्लास नेक जो रहता है एम्पूल का, वो मेल्ट किया जाता है. इसके टू टाइप्स है, फर्स्ट इज अ टिप सील एंड सेकंड इज अ पूल सील. तो फर्स्ट वी डिस्कस द टिप सील. टिप सील को ही बेड सील भी कहा जाता है. तो टिप सील आर मेड बाय मेल्टिंग इनफ ग्लास एट द टिप ऑफ नेक ऑफ द एम्पूल टू फॉर्म अ बेड एंड क्लोज द ओपनिंग. ठीक है, ये जो टिप सील है वो क्या करेगा, मेल्टिंग करेगा ग्लास एट द टिप ऑफ नेक ऑफ एम्पूल्स. एम्पूल का जो नेक रहेगा वहाँ से वो जो टिप रहेगा एम्पूल का वो हम बेंड करेंगे. देन दिस कैन बी डन रैपिडली एट अ हाई टेम्परेचर इन अ गैस ऑक्सीजन फ्लेम. ये हम रैपिडली डन करेंगे एट अ हाई टेम्परेचर गैस ऑक्सीजन फ्लेम के ऊपर, ये हम डन करेंगे. देन टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म बेड द एम्पूल नेक मस्ट बी हीटेड इवनली ऑन द ऑल साइड बाय रोटेटिंग द एम्पूल इन अ सिंगल फ्लेम. ठीक है, ये जो एम्पूल का टिप है वो हम पेंट करेंगे बाय द गैस फ्लेम पर. ठीक है, गैस फ्लेम पर हम पर्टिकुलर टाइम के लिए हीट करेंगे और हीट होने के बाद हम स्लाइटली उसको बेंड करेंगे उसका टिप. ठीक है, ये हो गया हमारा टिप सील. देन नेक्स्ट इज अ पूल सील. पूल सील आर मेड बाय हीटिंग द नेक ऑफ एम्पूल्स बिलो द टिप, लीविंग enough of the tip or grasping with a forceps or other mechanical device. ठीक है, पूल सील यानी क्या, वो हीटिंग करते हैं नेक यानी कि एम्पूल के नेक पर हीट करते हैं एंड बिलो द टिप. हमने टिप सील में क्या देखा था, टिप के ऊपर बेंड करते हैं हम, यानी कि टिप जो एम्पूल का टिप होता है वहाँ पर हम हीट करके उससे बेंड करते हैं. बट पूल सील में क्या होता है, जो एम्पूल का नेक होता है बिलो द टिप के ऊपर वो हम हीट करेंगे, लिविंग इनफ ऑफ द टिप फॉर अ ग्रास्पिंग विथ अ फोर्सेप और अदर मैकेनिकल डिवाइस. देन डिफरेंट स्टरलाइजेशन टेक्निक फॉर अ पैरेंट्रल्स. ठीक है, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फॉर अ पैरेंट्रल्स के लिए. स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विथ अ स्पोर्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम. स्टरलाइजेशन यानी क्या, ऐसी प्रोसेस है डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कि वो डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद देयर स्पोर्स. स्पोर्स भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पूरे डिस्ट्रॉय करते हैं, किल कर देते हैं. ऐसे प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, द प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्स आर कॉल्ड एज अ स्टराइल प्रोडक्ट. अगर ऐसे प्रोडक्ट वो फ्री फ्रॉम रहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्स के साथ, तो देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ स्टराइल प्रोडक्ट. देन वी डिस्कस द मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन. तो फर्स्ट मेथड इज फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड. तो फिजिकल मेथड आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एंड रेडिएशन स्टरलाइजेशन. तो फर्स्ट इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन. ड्राई हीट स्टरलाइजेशन आर सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज द हॉट एयर ओवन, infrared radiation, flaming method, etc. Then second is a moist heat sterilization. First is autoclave, tyndallization, pasteurization, heating with a bactericide, sterilization of vaccines. ये हो गया हमारा moist heat sterilization. And last is a radiation sterilization in which use of ultraviolet rays, ionization radiation, example gamma rays. Then next is a chemical method, that is the sterilization by heating with a bactericidal. Then gaseous sterilization, for example ethylene oxide. And last is a mechanical method, that is the ceramic filters, seeds filter, sintered glass filter, sintered metal filter and membrane filter.
ये हो गया हमारा मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट, दैट इज द हॉट एयर ओवन। It is done at a temperature 160 degrees Celsius for 2 hours. It is used for sterilization of glass vials, ampoules, metal equipment, glasswares like a pipettes, petri dish, ointment paste, etc. ठीक है, जो हॉट एयर ओवन होता है वो यूज़ होता है फॉर स्टरलाइजेशन के लिए ग्लास वायल्स, एम्पूल्स या फिर मेटल इक्विपमेंट हो गए, ग्लासवेयर्स हो गए, पिपेट्स हो गए, पेट्री डिश हो गए या फिर ऑइंटमेंट बेसिस हो गए। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम हॉट एयर ओवन में पुट करके वो स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर होता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर होता है 160 डिग्री सेल्सियस एट 2 आवर्स के लिए हम स्टरलाइज कर सकते हैं ये मटेरियल। ये हो गया हमारा हॉट एयर ओवन। द नेक्स्ट इज अ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बाय यूजिंग ऑटोक्लेव एट अ टेम्परेचर। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव का हम यूज़ करेंगे, तो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर होगा 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 IBPS प्रेशर एंड for 20 to 30 minutes. It is used for sterilization of rubber closures, glasswares, plastic container, terminal sterilization of official injection and eye drop. ठीक है, ऑटोक्लेव का हम यूज़ किसके लिए करते हैं? रबर क्लोजर हो गया, रबर ग्लासवेयर्स हो गए या फिर प्लास्टिक कंटेनर हो गए, इसको हम स्टरलाइजेशन करने के लिए ऑटोक्लेव का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑटोक्लेव का टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 30 मिनट्स के लिए और उसका प्रेशर होता है 15 IBPS उसका प्रेशर होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ हीटिंग विथ अ बैक्टीरिसाइड। इट इज़ यूज फॉर अ स्टरलाइजेशन ऑफ ऑफिशियल इंजेक्शन। ये यूज़ होता है स्टरलाइजेशन करने के लिए, इंजेक्शन का स्टरलाइजेशन करने के लिए हीटिंग विथ बैक्टीरियासाइड का यूज़ किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग सॉल्यूशन इन देयर फाइनल कंटेनर in a boiling water or a steam at 98 to 100 degrees Celsius for 30 minutes with bactericidals. The permitted bactericide are 0.2%, chlorocresol 0.02%, phenyl mercuric nitrate etc. ठीक है, जो हीटिंग विथ बैक्टीरिसाइड, तो इसमें इंजेक्शन, ऑफिशियल जो इंजेक्शन होते हैं उनका स्टरलाइजेशन किया जाता है। वो कंसिस्ट करते हैं हीटिंग सॉल्यूशन इन देयर फाइनल कंटेनर। फाइनल कंटेनर में हीटिंग सॉल्यूशन कंसिस्ट करते विथ अ बॉइलिंग वाटर और अ स्टीम एट 98 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स के लिए विथ अ बैक्टीरिसाइड्स। द परमिटेड बैक्टीरियासाइड्स आर 0. जो बैक्टीरियासाइड्स हम यूज़ करेंगे, कौन से बैक्टीरियासाइड्स यूज़ करेंगे? 0.2% क्लोरोक्रिसॉल एंड 0.002% फिनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। ठीक है, ये हो गया हमारा हीटिंग विथ अ बैक्टीरियासाइड। देन नेक्स्ट इज अ फिल्ट्रेशन थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। Filtration of official injection and eye drops through sintered glass filter. These are manufactured from a powdered borosilicate glass and available in a 5 grades G1 to G5. For sterile filtration, G3, that is 15 to 14 micron to 5G grade 2 micron is used. ठीक है, जो फिल्ट्रेशन थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है वो हम यूज़ करेंगे, सिंटेड ग्लास फिल्टर यूज़ करेंगे यहाँ पर फॉर द इंजेक्शन एंड आई ड्रॉप के लिए। देन नेक्स्ट इज अ लेबलिंग। लेबलिंग आप सबको पता है, लेबल ऑफ द प्रिपरेशन स्टेट, नेम ऑफ प्रिपरेशन, आपको वहाँ पर नेम लिखना है प्रिपरेशन का। देन परसेंटेज ऑफ कंटेंट ऑफ ड्रग ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन, जो लिक्विड प्रिपरेशन है उसका कंटेंट ऑफ ड्रग का परसेंटेज कितना है वो वहाँ पर राइट डाउन करना है लेबल में। देन अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अ ड्राई प्रिपरेशन, अमाउंट लिखना है एक्टिव इंग्रेडिएंट का ड्राई प्रिपरेशन में कितना है वो। देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू बी एडेड टू प्रिपेयर एन इंजेक्शन ऑफ और सस्पेंशन फ्रॉम अ ड्राई प्रिपरेशन। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर लिखना है, आईवी रूट है या फिर इंट्रामस्कुलर रूट है, कौन सा रूट है वो वहाँ पर लिखना है लेबल में। देन नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ स्टोरेज कंडीशन एंड एक्सपायरी डेट। देन स्टेटमेंट लिखना है स्टोरेज कंडीशन एंड एक्सपायरी डेट। देन
the name and properties of all substances added to increase the stability of यूज़फुलनेस. ठीक है. देन जो प्रॉपर्टीज़ है, नेम है ऑल सब्सटेंसेस के, जो इंक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी, वो वहाँ पर नेम लिखने हैं. देन नेक्स्ट इज द प्रोसेसिंग ऑफ पैरेंटल एसेप्टिक टेक्निक्स. That is the aseptic techniques, in which 3 aseptic techniques are discussed: environmental control, air control and personal control. Now we discuss the next experiment, that is experiment number 40, that is to get and submit 2 ampoules, each contain 10 ml sterile water for injection. ठीक है. Now formula is given, that is the water for injection 10